भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कभी पेपर बैलेट से वोट करता था। आज 900 मिलियन से अधिक मतदाता सरकारों का भाग्य तय करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बटन दबाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देने वाला कानून क्या है? क्या ये कानूनी रूप से वैध है या इसे कभी असंवैधानिक कहकर चुनौती दी जा सकती है? और सबसे जरूरी कि क्या ईवीएम वास्तव में विश्वसनीय है या हमें बैलेट पेपर के दौर में वापस लौटना चाहिए? आइए भारत की वोटिंग प्रणाली के कानून, टेक्नोलॉजी और भरोसे को डिकोड करते हैं और इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि ईवीएम बनाम बैलेट पर कानून ठीक ठीक क्या कहता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ईवीएम की कानूनी नींव क्या है, उसको समझते हैं। 1951 से अब तक की पूरी कहानी को समझते हैं। पुराने बैलेट बॉक्स, पहली ईवीएम डिजाइन और कानूनी दस्तावेज के बारे में हम यहां पर जिक्र करने वाले हैं। जब भारत ने 1950 के दशक में चुनाव शुरू किए तब सारे वोट बैलेट पेपर से डाले जाते थे। लोग कागज की शीट पर स्टैंप लगाते थे जिसे बाद में मैन्युअली गिना जाता था। पर इस प्रणाली के अंदर कई समस्याएं थी। फेक वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग, धीमी गिनती और गलत मुहर के कारण अमान्य वोट। इसे सुधारने के लिए भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1980 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के संभावनाएं तलाशनी शुरू की और 1982 तक केरल में पायलट टेस्ट शुरू किए गए थे। लेकिन एक समस्या थी कि कानून वे ईवीएम की कोई मान्यता नहीं थी। उस समय 1980 के दशक की बात कर रहे हैं कि कानून में कहीं भी ईवीएम का जिक्र नहीं था। यह स्थिति 1989 में बदली जब संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करने के बाद सेक्शन 61 ए जोड़ा, धारा 61 ए जोड़ा। धारा 61 ए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंदर जोड़ा। ये बात ध्यान करिएगा कि जो धारा 61 ए है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की, वो ईवीएम को कानूनी मान्यता देता है। ये कानून क्या कहता है? ये कहता है कि निर्वाचन आयोग नियमानुसार निर्धारित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कर सकता है। इसी एक धारा ने निर्वाचन आयोग को ईवीएम के उपयोग की कानूनी अधिकारिता दे दी। तो हाँ, ईवीएम सिर्फ तकनीकी उपकरण नहीं है, वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत कानूनी रूप से स्वीकृत भी हैं। अब बात करेंगे कि यह कानून कैसे विकसित हुआ। नियम और सुरक्षा उपायों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो धारा 61 ए है उसको लागू करने के लिए सरकार ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में भी 1992 में संशोधन किया था। देखिएगा इसके अंदर कैसे ये काम बने। जो रूल्स थे, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के जो थे, उनके अंदर संशोधन किया गया 1992 में और रूल 49 ए से रूल 49 एक्स तक के तहत जो मतदान है, सीलिंग है और काउंटिंग के दौरान ईवीएम के उपयोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई। इन नियमों में सब कुछ परिभाषित है। कौन से नियम? नियम 49 ए से लेकर 49 एक्स तक। और कौन कौन से नियम इसके अंदर शामिल हैं? इसमें शामिल है ईवीएम को कैसे सील किया जाएगा, कब इसे खोला जा सकता है, और तीसरा किन लोगों की मौजूदगी जरूरी होगी, और वोट कैसे रिकॉर्ड होंगे और कैसे वेरीफाई किए जाएंगे। संक्षेप में ईवीएम के जरिए पूरी मतदान प्रक्रिया की एक मजबूती कानूनी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अधिनियम प्लस नियम प्लस निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस। और अंदाजा लगाइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फ्रेमवर्क को कई बार बरकरार रखा है। अब बात करते हैं कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ईवीएम और बैलेट पेपर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसले आए, जिसमें प्रमुख मामलों में जो पहला मामला था वो था एसी जोस बनाम सिवन पिल्लई 1984 का।
यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब तक कि कोई कानून अनुमति न दे ईवीएम का उपयोग नहीं किया जा सकता। और इसी गैप को भरने के लिए, इसी शून्य को, कानूनी शून्य को भरने के लिए 1989 में धारा 61A लाई गई थी। फिर एक और केस है सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2013 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को एक सकारात्मक कदम बताया, लेकिन वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अनिवार्य करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ईवीएम प्रणाली में वोटरों का विश्वास केवल एक पेपर ट्रेल के माध्यम से वेरिफिकेशन से ही प्राप्त हो सकता है। और फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर पर वापस लौटने की मांग करने वाली याचिकाओं को फिर से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि वीवीपैट के साथ मिलकर ईवीएम संवैधानिक रूप से बिल्कुल वैध है। दूसरा, ये पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करते हैं। और तीसरा, व्यवस्थित छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने आधिकारिक रूप से, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि ईवीएम के साथ कोई व्यवस्थित छेड़छाड़ का कोई आधिकारिक या कोई व्यवस्थित, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो कानूनी रूप से देखा जाए तो ईवीएम प्रणाली बिल्कुल वैध है, कानून द्वारा मान्य है और संरक्षित भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बार बार अपना समर्थन दिया है। अब बात करते हैं ईवीएम बनाम बैलेट, कानूनी और व्यवहारिक तुलना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर कानूनी बेस की बात करें तो बैलेट पेपर आते हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत, और ये 1989 से पहले तक यूज होते थे। और ईवीएम की बात करें तो धारा 61A जब 1989 में जुड़ी तब से आपकी ईवीएम यूज होने लगी। और एक्यूरेसी की बात करें तो बैलेट पेपर के अंदर ह्यूमन एरर पॉसिबल है, और ईवीएम के अंदर देखिएगा ईवीएम सटीक है, लेकिन डिजिटल रिकॉर्डिंग होने की वजह से उस पर जो विश्वास है और ज्यादा बढ़ जाता है बैलेट पेपर के मुताबिक। और स्पीड की बात करें तो बैलेट पेपर गिनने में बहुत टाइम लगता था, ईवीएम से काउंटिंग जल्दी हो जाती है। कॉस्ट की बात करें तो बैलेट पेपर में रिकरिंग प्रिंटिंग, हर बार आपको बैलेट पेपर प्रिंट कराने हैं, उसमें कॉस्टिंग ज्यादा आती थी, जबकि ईवीएम में वन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, एक बार मशीन बनाइए और उसको हर चुनाव के अंदर यूज करिएगा। और सिक्योरिटी की बात करें तो बैलेट पेपर से बूथ कैप्चरिंग का रिस्क रहता था, और ईवीएम जो होती हैं वो सील्ड होती हैं और कोडेड मशीन होती है, तो इतनी छेड़छाड़ का मतलब कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है और चांसेस बहुत कम रहते हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो बैलेट पेपर में फिजिकल रिकाउंट होता है, और जबकि ईवीएम में अगर आपको ट्रांसपेरेंसी करनी है, देखना है, अच्छे से देखना है कि सारी चीजें ठीक से हुई हैं, तो वीवीपैट वेरिफिकेशन सिस्टम ईवीएम के तहत काम करता है। ये दोनों प्रणालियां हैं, इनके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। कानून स्पष्ट रूप से ईवीएम का समर्थन करता है और सुप्रीम कोर्ट उन्हें लोकतंत्र के खिलाफ नहीं बल्कि तकनीकी प्रगति के रूप में देखता है। अब बात करते हैं पारदर्शिता की, कानून की जो ढाल है उसको एक बार समझते हैं। 2013 के बाद वीवीपैट जो प्रणाली है वो ईवीएम मैकेनिज्म में सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय बन गई। 2013 के बाद वीवीपैट प्रणाली ईवीएम मैकेनिज्म में सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय बन गई। वीवीपैट यानी कि वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ईवीएम से जुड़ा एक छोटा प्रिंटर। जब आप बटन दबाते हैं तो आपके चयन की एक पेपर स्लिप कांच की खिड़की के पीछे 7 सेकंड के लिए दिखती है और फिर सील्ड बॉक्स के अंदर गिर जाती है। ध्यान से समझिए वीवीपैट क्या है। ईवीएम से जुड़ा एक छोटा सा प्रिंटर है। जब आप वोटिंग मशीन पर बटन दबाते हैं तो आपके चयन की एक पेपर स्लिप कांच की खिड़की के पीछे 7 सेकंड के लिए दिखती है और फिर सील्ड बॉक्स के अंदर गिर जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने वेरिफाइबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए इसे स्वीकार किया। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 49 MA के तहत अगर किसी वोटर को संदेह है कि उसका वोट गलत रिकॉर्ड हुआ है तो वो तुरंत शिकायत दर्ज करा सकता है, जिससे वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होती है। इस तरह वीवीपैट कानूनी रूप से टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता के बीच पुल का काम करता है और अनुच्छेद 324 के तहत स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक गारंटी का भी हिस्सा बनता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं।
और आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है कि ईवीएम बैलेट पेपर से ज्यादा विश्वसनीय है या आप पुराने पेपर माध्यम को ही पसंद करते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा और उसके पीछे का कारण भी जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ भ्रांतियों की और कानूनी हकीकत की। जो पहली भ्रांति है वो ये है कि ईवीएम को रिमोटली हैक किया जा सकता है, जबकि कानूनी हकीकत ये है कि जो भारतीय ईवीएम है वो एयर गैप्ड है, इंटरनेट या फिर किसी वायरलेस नेटवर्क से वो नहीं जुड़ी हुई होती। ये स्टैंड अलोन मशीनें हैं जिनका भौतिक नियंत्रण अधिकारियों के पास होता है और उन पर पार्टियों के एजेंटों के द्वारा साइन किए गए पेपर सील लगते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा मिथक है वो ये है कि ईवीएम का ऑडिट नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है कि हर चुनाव से पहले मॉक पोल्स कराए जाते हैं जो पार्टियों के एजेंटों की मौजूदगी में सार्वजनिक रूप से कराए जाते हैं। मतदान के बाद रैंडम वीवीपैट यानी वर्तमान में प्रति निर्वाचन क्षेत्र में 5 की जांच की जाती है। मतलब हर निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 5 वोटों की वीवीपैट के माध्यम से जांच की जाती है कि ठीक से हुए या नहीं हुए। इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अनुमोदित किया था। और तीसरा मिथक ये है कि निर्वाचन आयोग ईवीएम में हेरफेर कर सकता है, जबकि हकीकत ये है कि मशीनें ईसीआई की निगरानी में बीईएल और ईसीआईएल भारतीय सरकार की जो इकाइयां हैं उनके द्वारा निर्मित होती हैं। हकीकत क्या है, जो ईसीआई की निगरानी में मशीनें मैन्युफैक्चर होती है और मैन्युफैक्चर कौन करता है, भारत सरकार की इकाइयां बीईएल और ईसीआईएल द्वारा निर्मित होती हैं और सभी पार्टियों की मौजूदगी में परीक्षण से गुजरती हैं। तो कानून, तकनीकी सुरक्षा उपाय और न्यायिक निगरानी तीनों मिलकर छेड़छाड़ को व्यवहारिक रूप से असंभव बना देते हैं। अब बात करते हैं कानूनी और लोकतांत्रिक विश्लेषण की। अब इसे संवैधानिक दृष्टि से विश्लेषित करते हैं। अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की विस्तृत पावर है, विस्तृत शक्तियां हैं, प्लेनरी पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चुनावों को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना इसी संवैधानिक दायित्व के भीतर आता है। इसलिए ईवीएम का उपयोग सिर्फ कानून ही नहीं, संवैधानिक रूप से भी प्रोत्साहित है। हालांकि यही अनुच्छेद 324 पारदर्शिता और निष्पक्षता की भी मांग करता है। इसलिए निरंतर ऑडिट, जनविश्वास और पेपर वेरिफिकेशन बेहद आवश्यक है। कानून में वैधता यानी कि लीगैलिटी ही पर्याप्त नहीं है, जन आस्था मतलब पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। वीवीपैट और मजबूत कानूनी जांच परख से समर्थित जो ईवीएम प्रणाली है वो फिलहाल इस संतुलन को साध रही है। अब बात करते हैं कि क्या इस पूरे प्रणाली के अंदर कुछ और बेहतर हो सकता है, उस पर भी बात करना जरूरी है। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ सुधार सुझाए हैं इस पर। पहला कि जो वीवीपैट सैंपल वेरिफिकेशन को प्रति निर्वाचन क्षेत्र में 5 से बढ़ाकर कम से कम 10 किया जाए। दूसरा, स्वतंत्र वैधानिक ईवीएम ऑडिट आयोग बनाया जाए। और तीसरा, ईवीएम प्रक्रियाओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाए। ये नीति सुझाव हैं, अभी कानूनी अनिवार्यता नहीं है, पर ये वोटर के भरोसे को और मजबूत कर सकते हैं। अब हम अपने अंत में कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष ये है कि ईवीएम 100% कानूनी है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61A द्वारा समर्थित है। और दूसरा, बैलेट पेपर कानूनी तो है पर व्यवहार में बड़े पैमाने पर अप्रचलित हो चुके हैं। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग दोनों मानते हैं कि ईवीएम प्लस वीवीपैट कुशलता और पारदर्शिता के बीच संवैधानिक संतुलन सुनिश्चित करता है। और चौथा निष्कर्ष ये है कि बहस जो है ईवीएम बनाम बैलेट की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी बनाम भरोसे की है। सरल शब्दों में कहें तो कानून कहता है कि ईवीएम बने रहेंगे, पर जन सतर्कता ही चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने की कुंजी है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अब बारी आपकी है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत को ईवीएम के साथ ही रहना चाहिए या पारदर्शिता के लिए वापस से बैलेट पेपर के दौर पर वापस लौटना चाहिए? नीचे टिप्पणियों में अपनी राय, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा।
आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, कानूनी विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, अराताई ग्रुप पर, जहां पर भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, या जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, उनके साथ साझा जरूर करिएगा। हम आपकी दून लॉ मेंटर ऐप के माध्यम से न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। हमारी ऐप के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर से दून लॉ मेंटर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, सीधे बार कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अपनी फीडबैक, प्रतिक्रिया इस सेशन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।